चलिए लेखिका रीता कुमारी जी के कथा संसार में आज सुनते हैं उनकी कहानी कुछ तो लोग कहेंगे। कहानी सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अब तक आप सबों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट देना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कहानी आपको पसंद आई या नहीं आई। तो चलिए सुनते हैं रीता कुमारी जी की कहानी कुछ तो लोग कहेंगे। समय के साथ आज दुनिया कितनी बदल गई है, उसके साथ ही बदल गई है रूढ़िवादी सोच और मान्यताएं। फिर भी आज मेरी जैसी कितनी ही औरतें हैं जो टूटे रिकॉर्ड की तरह एक ही जगह अटकी अपनी घिसी पिटी परंपराओं और गौरवशाली संस्कृति की दुहाइयाँ देती सबके सामने अपने को गौरवान्वित महसूस करती हैं। मेरे दोनों बेटे विष्णु और सोम नौकरी और पढ़ाई के लिए दिल्ली जा बसे थे। मेरे पति नवीन जी के काम की व्यस्तता दिनों दिन घटने की बजाय बढ़ती जा रही थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं भी चित्रगुप्त समिति की सदस्यता स्वीकार कर उसके विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त हो गई थी। फिर तो मेरी सारी सोच, सारी प्रयास सिमट कर एक समुदाय विशेष के उत्थान पर आकर अटक गया। दुनिया में होते निरंतर प्रगति और बदलते परिवेश से बेखबर धन मन और अपनी समस्त चेतनाओं से मैं अपनी संकीर्ण विचारधारा के प्रचार और प्रसार में व्यस्त थी। मेरी वर्षों की तंद्रा तब भंग हुई जब दिल्ली में ही रहने वाले विष्णु के दोस्त गोविंद ने हमें बताया कि विष्णु ने एक विजातीय लड़की से शादी करने का मन बना लिया है। सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया हो। एक पल को मैं हैरानी और अविश्वास से गोविंद को निहारती रह गई। जिस परिवार ने हमेशा परंपराओं और संस्कृति का निर्वाह किया, उसे नया अर्थ दिया, आज उसी परिवार का बेटा अपनी परंपराओं को मानने से इनकार कर समाज में उनके मान सम्मान की धज्जियां उड़ाने को तैयार बैठा था। मैंने तो किसी तरह अपने को संभाल लिया, लेकिन नवीन जी तो सुनते ही आग बबूला हो उठे। यह सब तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है जो आज उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। अब तुम ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके दिल्ली चली जाओ, वरना यह लड़का मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। भला मैं दिल्ली जाकर क्या करूंगी? अब जो कुछ कर सकती हो वह तुम ही कर सकती हो, क्योंकि वह तुम्हारी ही बातें सुनता है। अगर वास्तव में विष्णु ने गोविंद के कहे अनुसार कहीं शादी करने का मन बना लिया है तो तुम ही उसे समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकती हो। इस तरह आनन फानन में मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया। दिल्ली पहुंचते ही मैंने घोषणा कर दी, जब तक मैं कोई अच्छी लड़की ढूंढकर विष्णु की शादी नहीं करवा दूंगी तब तक मैं यहीं रहूंगी। आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मेरा फैसला सुन दोनों बेटों के चेहरे पर घबराहट की बजाय खुशी छा गई। चहकते हुए सोम बोला, हाँ माँ, आप विष्णु भैया की शादी किए बिना यहाँ से हिलना भी मत। दूसरे ही दिन मैंने घर का सारा काम संभाल लिया। साथ ही मेरी तीक्ष्ण निगाहें विष्णु के आने जाने वाले मित्रों पर भी लगी रहती। फिर भी मेरी नज़र जिसे तलाश रही थी वह सूरत कहीं नज़र नहीं आ रही थी। एक हफ्ता गुजर जाने पर भी न उन लोगों ने उसकी कोई चर्चा की और न ही मैंने अपनी तरफ से किसी भी तरह की पूछताछ की। रोज़ सुबह होते ही घर में भागम भाग मच जाती। कभी कभी सभी लोग बैठकर नाश्ता करते तो कभी उनके पास इतना भी समय नहीं होता कि नाश्ता कर सके, तो हाथ में नाश्ता थामे धड़धड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतर जाते। लौटते लौटते भी अक्सर काफ़ी देर हो ही जाती। कैसी विडंबना थी, भौतिकता के पीछे भागती इस नई पीढ़ी को उस भौतिक सुख को भोगने का भी समय नहीं मिलता। यहाँ आकर मेरे पास समय ही समय था, फिर भी आस पड़ोस से कोई खास परिचय नहीं हो पाया था। बस पास के फ्लैट में रहने वाली एक लड़की माधवी थी जिससे मुलाकात होती रहती थी।
क्योंकि वह विष्णु के साथ ही उसके कार से अपने ऑफिस आती जाती थी। माधवी और विष्णु के ऑफिस एक ही बिल्डिंग में थे। विष्णु और माधवी का व्यवहार सामान्य दोस्तों की तरह ही था। फिर भी उनका साथ मुझे संशय में डाले रहता। बिना बोले ही एक दिन सोम ने मेरे मन के संशय को भांप लिया। माँ, अगर यह पटना होता तो विष्णु भैया और माधवी जी का यूं साथ जाना एक स्कैंडल खड़ा कर देता। लेकिन यह दिल्ली है, यहाँ काम के सिलसिले में इतनी दूर दूर जाना होता है कि लोगों को आपस में इस तरह के समझौते करने के चलने ही पड़ते हैं। बस में धक्का खाने से अच्छा है पेट्रोल शेयर कर पड़ोसी के साथ जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि माधवी जी की सगाई अगले महीने ही कानपुर के एक लड़के से हो रही है। यह सुनकर मैंने सुकून की सांस ली। धीरे धीरे वहाँ रहते हुए मुझे भी वहाँ के लोगों के बीच विचारों का खुलापन बहाने लगा था। बंदिशों से परे खुली हवा में सांस लेता इनका जीवन काफ़ी सरस और सरल था। विष्णु और सोम के कुछ दोस्त अक्सर ही अपनी पत्नियों के साथ मुझसे मिलने आते। उनमें से अधिकतर ने अंतर्जातीय विवाह किया था और उनकी पत्नियां नौकरी करती थीं। आत्मविश्वास से भरी ये लड़कियां अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश नज़र आती थीं। मेरे साथ आकर वे रसोई में भी मेरी मदद कर देती थी, साथ ही बातें भी करती रहती, जिससे मेरे साथ एक दोस्ताना माहौल बन जाता। उनमें अपने विचारों को बड़े निसंकोच ढंग से सभी के सामने रखने की क्षमता थी। साथ ही पति की गलत बातों का खुलकर विरोध करने की भी क्षमता थी। पहले मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता, पर जल्द ही मुझे यह माहौल अच्छा लगने लगा और मैं भी उन सभी की बातों में शामिल होने लगी। कभी मैं भी अपने आप को ऐसे ही विभिन्न आयामों में अभिव्यक्त करना चाहती थी। आत्मविश्वास से भरी स्वाभिमान के साथ जीना चाहती थी। अपनी परंपराओं और संस्कृति का दर्द जो जबरन झेल रही थी, उसके नीचे दबा था एक भयानक सत्य। एक तरफ अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए नई पीढ़ी का जाति धर्म से परे मानवीय संबंधों को महत्व देना, पत्नी को भी अपने बराबर मान देना, यह सब देखकर न जाने क्यों मेरा मन एक नए विचार को जन्म दे रहा था। जाति धर्म से अलग एक बंधनहीन समाज की स्थापना। नए विचारों को लेकर मन में ढेरों संदेह उत्पन्न हो रहे थे। फिर भी अपने पुराने विचारों और परंपराओं पर चली आ रही मेरी दृढ़ता कम होने लगी थी। जब भी मन अतीत के गलियारे में भटकता, मुझे अपने ही अरमानों के खंडहर नजर आते। मुश्किल से 20 की उम्र रही होगी जब मैंने अपनी आंखों में ढेर सारे सपने सजाए ससुराल की देहरी पर कदम रखा था। जब दो दो बड़ी ननदें और सास के ताने उलाहनों का दौर शुरू हुआ, तो वे सारे सपने जाने कहाँ तिरोहित हो गए। सबको मुझ में सिर्फ कमियां ही नजर आती। ऐसे वातावरण में मुझे घर परिवार से जोड़ने के बदले नवीन जी अपने परिवार के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाते। बात बात पर मुझे गंवार साबित करने पर तुले रहते। मेरा कोई भी गुण उन्हें नजर नहीं आता। अपने सारे मान सम्मान और स्वाभिमान को गिरवी रख मैं एक ऐसे पति नामक जीव की हाँ में हाँ मिला रही थी जिसके कोई विचार मुझसे नहीं मेल खाते थे। लक्ष्यहीन जिंदगी यूं ही अंधेरे में आगे बढ़ती जा रही थी। कितने अरमान थे मेरे कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करूंगी, लेकिन नवीन जी को तो मेरे आगे पढ़ने के नाम से ही चीड़ थी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी माँ की देखभाल करना और अपना घर संभालना है। बस इतना ही पढ़ने का शौक था तो शादी क्यों की? नवीन जी के फैसले अडिग होते थे। बीच का रास्ता नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी दकियानूसी सोच को मैं बदल नहीं पाई, तो खुद को ही उनकी सोच के अनुसार ढाल लिया। उनकी सफलता में ही अपनी सफलता ढूंढने लगी। पति के झूठे अहम की तुष्टि के लिए तमाम जिंदगी अपने अरमानों की चिता जलाती, एक झूठी जिंदगी जीती रही। उस माहौल में मेरा आत्मबल इतना टूट गया था कि मैं अपने लिए किए गए किसी भी आरोप प्रत्यारोप की कटुक्तियों की विरोध करने की शक्ति ही नहीं बची थी।
तीज त्योहार पर भी मुझे मायके जाने की अनुमति नहीं मिलती। अगर कभी अनुमति मिल भी जाती तो बच्चों को साथ नहीं ले जाने दिया जाता। फिर भी मैं चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। नवीन जी के अनुसार सहनशीलता, त्याग और अपने परिवार के लिए सर्वस्व समर्पण नारी को महान बनाता है। लेकिन इस महानता की कितनी कदर थी उस परिवार में। वह छुट्टी का दिन था। विष्णु और सोम का मनपसंद नाश्ता बना था। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखते हुए मैं सोम से बोली, पहले मैं कितना काम कर लेती थी, पर अब तो घर के छोटे छोटे काम भी मुझे थका देते। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। विष्णु भैया ने आपके लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ ली है जो आपको इन कामों से छुट्टी दिला देगी। बस ज़रूरत है तो सिर्फ आपके आशीर्वाद की। विष्णु भैया उन्हें लेने गए हैं, वे दोनों अभी आते ही होंगे। हंसते हुए सोम ने कहा, मैं बुरी तरह घबरा गई और आने वाली मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने को तन मन से मजबूत करने लगी। अभी मैं कुछ बोलती उसके पहले ही कालबेल घनघना उठी। सोम के दरवाज़ा खोलते ही एक साधारण नैन नक्श वाली आकर्षक लड़की अंदर आई। सोम ने अति उत्साह से उससे मेरा परिचय करवाया। माँ, यह शोभना जोसेफ है, भैया के साथ काम करती है। बोलते बोलते उसने एक आंख दबा दी थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसके सिर पर हाथ भर रख पाई। बरसों से परंपराओं और सामाजिक मापदंडों में जकड़ा मेरा मन इतनी जल्दी और आसानी से आज़ाद नहीं हो सकता था। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद विष्णु भी मेरे बगल में बिस्तर पर ही आ बैठा। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद धीरे से बोला, माँ, मैं जानता हूँ सोमना भले ही हमारी जाति धर्म की नहीं है, पर वह बहुत ही सुशील और समझदार लड़की है। उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया है, इसलिए वह आपके प्यार और अपनेपन के लिए कुछ ज़्यादा ही लालायित है। अगर आप उसे जाति धर्म के चक्कर से अलग करके देखोगी तो उसमें आपको वे सारे गुण नजर आएंगे जिन्हें शायद आपने अपनी बहू में देखने की कल्पना की होगी। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर यह हमारा अंतिम फैसला नहीं है। शोभना का कहना है कि जब तक माँ आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। थोड़ी देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर विष्णु उठकर चला गया और मेरे मन में विचारों का मंथन तेज हो गया। जिंदगी के 50वें दशक में खड़ी मैं आज तक अपने सामाजिक दायरे से निकलकर कभी भी अपनी खुशी के लिए परिवार और समाज को चुनौती नहीं दे सकी। अपने सारे फैसले मैं यह सोच कर लेती रही कि अगर मैं परंपरा के विरुद्ध गई तो लोग क्या कहेंगे। कभी यह नहीं सोचा कि लोगों के हिसाब से निर्णय लेकर जीने से जीना कितना मुश्किल और बेमानी हो जाता है। तमाम जिंदगी अपने ही अरमानों की बलि देनी होती है। अपनी परंपराओं और जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते मैं थक गई थी। पति के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी प्यार का प्रदर्शन करते करते मैं अपनी अस्मिता ही खो दी थी। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब और नहीं, मैं इन परंपराओं के बोझ को आने वाली पीढ़ी को नहीं सौंप सकती। अगर नई पीढ़ी पुराने दायरों से निकलकर अपने लिए कुछ अच्छा सोचती है तो हम क्यों बाधा बने। जिंदगी उनकी अपनी है तो हम क्यों उन्हें मजबूर करें कि वे हमारे हिसाब से जिए। जिंदगी के लिए उनका निर्णय उनका अपना ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें ही होती है उनकी निर्दोष मासूम ख्वाहिशें और ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की चाहते। माता पिता के थोपे संबंधों के साथ घुटकर कर जीने से अच्छा है कि जाति धर्म से परे वे अपनी मनपसंद जीवन साथी अपने लिए ढूंढ ले और अपनी इसी खुशी में वे अपने माता पिता के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो इसमें गलत क्या है। कमरे में लेटी मैं विष्णु और सोम और शोभना की बातें सुन रही थी। वह विष्णु के हर उस बात को जो उसे पसंद नहीं आ रही थी बड़ी शालीनता से विरोध कर रही थी। अपनी पुरानी मान्यताओं से अलग शोभना का बिंदास और आत्मविश्वास से भरा अपने निर्णय लेने और गलत बातों का विरोध करने की क्षमता देखकर मुझे आत्मिक संतुष्टि मिल रही थी। शायद उसमें मैं खुद को ही देख रही थी। ऐसा ही कुछ बनने का तो मेरा भी सपना था, भले ही वह मेरे समुदाय की नहीं थी पर मेरी कल्पना के अनुरूप थी। मैंने अपना निर्णय ले लिया। दुनिया चौंकती है तो चौंके, फसाना बनाती है तो बनाए। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर ज़िंदगी के फैसले नहीं लिए जा सकते। दिल की बातें
दिल की धड़कनें ही तय करती है, उसूलों से नहीं। खाने के बाद शोभना मुझसे मिलने मेरे कमरे में आई। आंटी, मैं अब जा रही हूँ। रुको, मैं पहले ही से निकाल कर रखे अपने कड़े उसके हाथों में डालते हुए बोली। ऐसे कैसे चली जाओगी? जाकर फ्रिज से मिठाइयाँ ले आओ और सभी का मुंह मीठा करवाओ। मैं अपनी बहू चुन ली है, उसकी घोषणा जो करनी है। इतना सुनते ही वह शर्मा गई और पास ही खड़ा विष्णु मुझसे आकर लिपट गया। माँ, आप आगे के बोल उसके अवरुद्ध गले में अटक कर रह गए। हाँ, यही मेरा फैसला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी असली खुशी है। लेकिन पापा, उनकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, उनसे मैं बात कर लूँगी। मैंने दूसरे ही दिन शादी की तारीख तय करवाकर नवीन जी को फ़ोन करके कहा, आपका शक सही था, विष्णु एक विजातीय लड़की से शादी करना चाहता है। फिर तुमने क्या किया? मुझे क्या करना था? मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें न सिर्फ शादी करने की इजाज़त दे दी, बल्कि शादी की तारीख भी तय करवा दी है। वहाँ जाकर तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं पागल नहीं हुई हूँ, बल्कि समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अब समय आ गया है प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए समाज के साथ चलने के लिए रूढ़िगत परंपराओं को चुनौती देनी ही होगी, वरना दुखों के गठबंधन से ग्रसित हो न हम और न हमारे बच्चे कभी पूरी तरह सुखी रह पाएंगे। अगर आप अपनी परंपराओं को तिलांजलि दे इस विवाह में शामिल होंगे, तो बेटों के साथ मैं भी आपके इस कदम का स्वागत करूंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो इतना जान लीजिए कि अब मेरे बेटों की खुशियाँ आपकी बंदिशों की मोहताज नहीं है। मैं एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। जीवन में पहली बार पति के विरुद्ध हथियार उठाया था, फिर भी मन में बेहद सुख का अनुभव हो रहा था। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी की कहानी कुछ तो लोग कहेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही किसी और कहानी के साथ मैं फिर आपके पास प्रस्तुत होंगी।